लास्ट क्लास का क्वेश्चन था कि जो फ्लावर होते हैं वो डार्क कलर के और व्हाइट कलर के दो देखे जाते हैं। तो ये डार्क और व्हाइट कलर के क्यों पाए जाते हैं? सारे के सारे डार्क क्यों नहीं हो जाते या सारे के सारे व्हाइट क्यों नहीं हो जाते? तो इसका आंसर है कि जो फ्लावर हैं उनमें जो डार्कनेस होती है या व्हाइटनेस होती है, डार्कनेस या जो व्हाइटनेस होती है वो उनके पेटल के कारण होती है, यानी कोरोला के कारण होती है। हिंदी में कहें तो दलपुंज के कारण, जिनको आम बोलचाल में पंखुड़ी बोलते हैं। तो ये जो फ्लावर का कलर होता है वो दलपुंज के कारण होता है। यही कहें कलरफुल होते हैं जो कि फ्लावर को उसका रंग देते हैं। और इसी के कारण क्या है, जो फ्लावर है उसका साइज बड़ा दिखाई देता है। जितनी बड़ी पंखुड़ी या दलपुंज या कोरोला होगा उतना ही बड़ा आपका फ्लावर दिखाई देगा। तो देखने में जितना मैटर आपका साइज करता है वही मैटर आपका कलर भी करता है, कि जो चीज ज्यादा कलरफुल होगी वो दूर से ज्यादा विजिबल होगी। तो जो पंखुड़ियां होती हैं या जो दलपुंज होते हैं, ये क्या है, कीट, जो इंसेक्ट होते हैं उनको आकर्षित करने का कार्य करती है। तो कीट एक, मान के चलिए कि एक फ्लावर आपका ये रहा, और एक जो कीट है वो एक 500 मीटर की डिस्टेंस पे उड़ रहा है। तो उतने दूर से ये जो फ्लावर है इसके लिए विजिबल नहीं होगा। तो विजिबल केवल तब होगा जब इसका जो कोरोला है वो इस कलर का हो कि उसको दिखाई दे। तो इस कारण से जो दलपुंज होते हैं या जो कोरोला होते हैं वो कलरफुल होते हैं, कि वो इंसेक्ट को या जो भी पॉलिनेटिंग एजेंट है उसको दूर से दिखाई दे। अब ये डार्क कलर का इसलिए होता है क्योंकि ऐसे फ्लावर जिनमें जो पॉलिनेशन है, उनमें जो पॉलिनेशन होता है वो डे टाइम में होता है। तो दिन में रंग साफ साफ सूर्य की रोशनी में दिखाई देते हैं। इस कारण से जिनमें डे में पॉलिनेशन होता है वो क्या है, आपके डार्क कलर के होते हैं। और ऐसे फ्लावर जिनमें जो पॉलिनेशन है वो नाइट में होता है, वो क्या है, व्हाइट कलर के होते हैं। क्योंकि जो मून लाइट होती है, मून लाइट में आपको कोई भी रंग साफ नहीं दिखाई देता है बजाय व्हाइट के। तो इस वजह से जो भी फ्लावर आपको व्हाइट कलर के दिखाई देते हैं उनका ये मान के चलिए कि उनमें से मोस्ट ऑफ क्या है, आपके उनमें रात के टाइम पे पॉलिनेशन होता है। इस कारण से क्या है, कुछ फ्लावर आपको डार्क दिखाई देते हैं और कुछ फ्लावर आपको व्हाइट कलर के दिखाई देते हैं। डार्क कलर के फ्लावर डे में पॉलिनेशन को सपोर्ट करते हैं, और जो व्हाइट कलर के हैं वो नाइट में पॉलिनेशन को सपोर्ट करते हैं। उसके साथ में एक चीज और है, ये कि जो कोरोला होता है, कोरोला कीट को तो आकर्षित करता ही है। जो कोरोला होता है या दलपुंज होता है, ये जो कीट है इसको आकर्षित करता है। साथ साथ में क्या है, ये एक प्लेटफॉर्म की तरह भी कार्य करता है, प्लेटफॉर्म कीट को बैठने के लिए। क्योंकि किसी भी फ्लावर में जो सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है वो कोरोला ही है, यही सबसे बड़ा पाया जाता है। और ये जो पंखुड़ी होती है इसी के ऊपर क्या है, कीट बैठ के मेल और फीमेल के पास जाता है। तो ये एक कीट को आकर्षित करने के साथ साथ में क्या है, कीट को बैठने के लिए भी एक प्लेटफॉर्म बना के देता है। तो कोरोला के दो काम हो गए जो कि लास्ट क्लास में हम डिस्कस नहीं कर पाए थे।
आज का टॉपिक है लघु बीजाणु जनन, जिसको इंग्लिश में कहते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। जैसे हिंदी में ये दो शब्दों से मिलकर बना है लघु बीजाणु और जनन, वैसे ही अंग्रेजी में माइक्रोस्पोर और जेनेसिस दो शब्दों से मिलकर बना है। पहले हिंदी को डिकोड करते हैं। जनन का मतलब यहाँ पे बनने से है, कुछ बन रहा है। क्या बन रहा है? लघु बीजाणु। यानी लघु का मतलब ऐसा, यहाँ पे स्मॉल स्पोर से है, कोई ऐसा बीजाणु जो कि साइज में क्या है, छोटा है। यहाँ पे भी माइक्रो शब्द का मतलब होता है स्मॉल से, स्पोर यानी बीजाणु, और जेनेसिस यानी जनरेट करने से, जनरेट यानी उत्पन्न करने से। तो वह प्रोसेस जिसमें कोई स्मॉल स्पोर जनरेट किया जा रहा है, कोई छोटा बीजाणु बनाया जा रहा है, उस प्रोसेस को लघु बीजाणु जनन कहते हैं। तो ये जो प्रोसेस होती है ये फ्लावर में होती है और फ्लावर के मेल पार्ट में होती है। और फ्लावर का जो मेल पार्ट होता है वो कहलाता है पुमंग या पुंकेसर। इंग्लिश में बोलें तो एंड्रोसियम या स्टेमेन यहाँ पे होती है। अब एक जो स्टेमेन की हम बात करें तो वो, उसमें जो मुख्य भाग होता है वो ये वाला होता है, जिसको हिंदी में परागकोश और इंग्लिश में एंथर कहते हैं। एक परागकोश, जो ज्यादातर जो परागकोश होते हैं उनमें दो पाली पाई जाती है। एक तो ये पाली हो गई, एक ये पाली हो गई। अगर इसका क्रॉस सेक्शन करें, अगर मान के चलिए कि ऐसा कुछ दो पाली वाला है, उसका क्रॉस सेक्शन करें तो इसमें क्या है, कुछ ऐसे संरचना दिखाई देती है। ऐसा कुछ दिखाई देगा। एक पाली आपकी ये वाली हो जाती है, एक पाली आपकी ये हो जाती है। यानी इसको क्रॉस सेक्शन करके हम ऊपर से देख रहे हैं, तब हमको दिखाई देगी। इस तरफ एक अलग संरचना पाई जाएगी, इस तरफ एक अलग संरचना पाई जाएगी, इस तरफ एक और इस तरफ एक। यानी एक अगर परागकोश यानी एंथर दो पाली से बना है, तो उसमें चार लघु बीजाणुधानी पाई जाती है। ये जो संरचनाएं पाई जा रही है, एक, दो, तीन और चार, ये चार लघु बीजाणुधानियां। यानी एक पाली में कितनी हो गई? एक पाली में यानी एक लोब में दो लघु बीजाणुधानी हो गई। तो सीधी सीधी गलत है कि अगर कोई ऐसा परागकोश जिसमें एक ही पाली है तो उसमें लघु बीजाणुधानियों की संख्या कितनी हो जाएगी? दो हो जाएगी। जैसे जो गुड़हल होता है, हिबिस्कस, उसमें क्या है, जो परागकोश होता है वो सिंगल पाली वाला होता है। ऐसा कुछ होता है, जैसे ऐसी कुछ उसकी वर्तिकाग्र होती है और यहाँ पे ऐसे कुछ लगे हुए पाए जाते हैं, ऐसे करके। तो ये जो लगे हुए पाए जा रहे हैं यही आपके पुंकेसर होते हैं। और उनको देखें तो उसमें केवल एक ही पाली है, कोई ऐसा बीच में डिवीजन नहीं पाया जा रहा है। तो सिंगल पाली होती है। तो इसमें लघु बीजाणुधानी, क्योंकि एक पाली है तो इस गुड़हल में क्या है, दो लघु बीजाणुधानियां हो जाएंगी। और उसके बाद जिसमें दो पाली है उसमें चार लघु बीजाणुधानी हो जाएंगे। लघु बीजाणु जनन को पढ़ने से पहले लघु बीजाणुधानी की बात करते हैं। इसको इंग्लिश में बोलेंगे माइक्रो स्पोरेंजियम। अगर एक है तो स्पोरेंजियम और कई है तो माइक्रो स्पोरेंजिया। एक वचन और बहुवचन, सिंगुलर और प्लूरल का अंतर रहता है इसमें। तो लघु बीजाणुधानी की डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि लघु बीजाणुधानी फ्लावर के मेल पार्ट में पाई जाने वाली ऐसी संरचना है जिसके अंदर लघु बीजाणु का फॉर्मेशन होता है। जैसे हम कहें कि ये पाई कहाँ पे जा रही है, तो ये
स्टेमन हो गया, तो ये इसके अंदर पाई जा रही है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, यानी टोटल 4 पाई जा रही है। तो बेसिक सी संरचना हो गई, क्योंकि ये मेल पार्ट में पाई जा रही है, मेल पार्ट इसको पुंकेसर बोल रहे हैं, तो लघु बीजाणुधानी एक विशेष संरचना होती है जो कि मेल पार्ट अर्थात पुंकेसर के परागकोश के अंदर पाई जाती है और जिसमें क्या है, लघु बीजाणु का जन्म होता है या माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होता है। माइक्रोस्पोर के निर्माण की जगह को माइक्रो स्पोरेंजियम या स्पोरेंजिया कहते हैं। तो फ्लावर में पाए जाने, फ्लावर के मेल पार्ट में पाए जाने वाला वह स्थान जहाँ पे लघु बीजाणु यानी माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होता है, उस स्थान को लघु बीजाणुधानी कहते हैं। तो इसकी संरचना कैसी होती है? अगर आप अपनी किताबों में देखेंगे तो उसमें काफी सी कठिन संरचना बनी होगी, जो कि कॉन्सेप्ट अगर समझ लिया जाए उसका तो ज्यादा कुछ कठिन है नहीं उसमें। ऐसा कुछ मान के चलिए, एक आउटलाइन आपकी है, यानी जब जो पुंकेसर होता है इसका क्रॉस सेक्शन करते हैं ऐसे, तो उसके बाद जब टॉप व्यू देखते हैं, ऊपर से उसको देखते हैं तो ऐसा कुछ दिखाई देता है। तो उसके सेंटर में क्या है, 4 लोब पाए जा रहे हैं, 4 लघु बीजाणुधानियां पाई जा रही है। एक ये हो गई, दूसरी ये है, तीसरी ये है, चौथी ये है। तो अगर एक लघु बीजाणुधानी को देखें तो उसमें 4 संरचनाएं पाई जाती हैं, 4 लेयर पाई जाती हैं। ये 4 लेयर होती हैं तुम्हारी, इंग्लिश में लिखें तो एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर और टेपिटम। ये 4 लेयर पाई जाती, सबसे बाहर ये, फिर दूसरे नंबर की ये, तीसरे नंबर की ये और चौथे नंबर की ये। तो अगर हम बनाए तो ऐसा कुछ आपका एपिडर्मिस हो जाएगा। इसको चारों तरफ से ऐसे ड्रॉ कर देना है। ये सिंगल लेयर पाई जाती है, यानी इसकी सिंगल लेयर होती है, एक परत पाई जाती है केवल। सेम इसका है, ये भी सिंगल लेयर पाई जाती है। ये क्या है आपकी 2 से लेके 5 लेयर तक पाई जाती है और ये सिंगल लेयर है। तो जब भी कभी ड्रॉ करना है तो इनकी संख्या याद रखनी है कि इसकी एक लेयर बनानी है, इसकी भी एक लेयर बनानी है, इसकी 2 से लेके 5 लेयर बना सकते हैं और इसकी ये लेयर बनानी है। तो सबसे पहले क्या है, ये सिंगल लेयर को ड्रॉ कर लेंगे और इसके बाद जो सबसे अंदर वाली है इसकी भी हम सिंगल लेयर ड्रॉ कर लेंगे, जिसको हम टेप्टम कह रहे हैं। इसके बाद में 2 लेयर और बच जाते हैं। अब इनको किसी भी तरह से बना लेंगे हम, कि ऊपर वाली अगर हमने ऐसे स्क्वायर शेप में बनाई थी तो इसको थोड़ा डिफरेंशिएट करने के लिए अलग फॉर्म में बना लेंगे, ऐसे करके चारों तरफ से ऐसे ड्रॉ कर लेंगे इसको। और बीच का जितना भी स्थान है वो केवल मिडिल लेयर के लिए बचा हुआ है, तो इसको भरने के लिए मान के चलिए कि हम यहाँ पे गोल गोल ऐसे लेयर बना के इसको फिल कर देंगे। तो इस तरह से क्या है, आपकी चारों लेयर कंप्लीट हो जाएंगी। सबसे बाहर की आपकी एपिडर्मिस यानी बाह्य त्वचा, उसके बाद एंडोथीसियम यानी अंतःस्थिसियम, इसके बाद ये वाली आपकी मिडिल लेयर हो गई और सबसे अंदर की आपकी टेपिटम होगी। सबसे ज्यादा पूछा जाता है टेप्टम को, क्योंकि टेप्टम एक तो लघु बीजाणु के निर्माण में भाग नहीं लेती है और दूसरा होता क्या है कि इसकी जो सेल होती हैं ये विकसित हो रहे लघु बीजाणु को पोषण देने का कार्य करती है। यानी इसके अंदर जो भी लघु बीजाणु बनेंगे, यानी जो परागकण है वो इसके अंदर बनेंगे, इनको जो पोषण मिल रहा है वो पोषण देने का कार्य टेपिटम के ही द्वारा होता है।
एंडोथीसियम क्या करती है? एंडोथीसियम जो होती है वो लघु बीजाणु धानी को या जो परागकोश है उसको फटने में यानी ब्लास्ट करने में हेल्प करती है। तो इतनी सी बेसिक संरचना होती है जो कि आप लोगों को याद रखनी है। अब बात आती है थ्योरी को लिखने की कि थ्योरी में कितना लिखा जाए और कहाँ से लिखा जाए। तो थ्योरी में होता क्या है कि थ्योरी में ज़्यादा आपको कुछ लिखने वाली बात नहीं होती है। यहाँ पे आपको केवल ये 4 लेयर याद रखनी है और 4 लेयर में ऑर्डर से आप लोगों को याद रखनी है। सबसे बाहर ये है, फिर सबसे अंदर वाली ये है। इस तरह से आपको याद रखनी है। याद रखने के लिए बस ये फ़ॉर्मूला आप याद रख लीजिए कि इतना कि 11-31। अब पहली लेयर आपकी सिंगल लेयर है, दूसरी लेयर सिंगल लेयर है, तीसरी लेयर आपकी 3 लेयर से मिलके बनी है। मान लीजिए 2 से 5 लेयर है लेकिन 3 आप मान के चलिए और सबसे अंदर वाली ये है। तो जो एपिडर्मिस है उसका नाम ही एपिडर्मिस है यानी डर्मिस शब्द इस्तेमाल होता है लेयर के लिए। एपी यानी बाहर के लिए, जो सबसे बाहर की लेयर है। अगर आपको इंग्लिश में याद हो जाता है बहुत अच्छी बात है, अगर इंग्लिश में याद नहीं होता है तो हिंदी में आप बाह्य त्वचा भी लिख सकते हैं। बाह्य त्वचा या बाह्य स्तर, इतना कोई बड़ा मैटर नहीं होता है। तो एपिडर्मिस सबसे बाहर का जो लेयर है वो एपिडर्मिस होती है। एपिडर्मिस सिंगल लेयर होती है, बस इतनी सी इसकी थ्योरी है। इसके बाद क्या है, जो दूसरी लेयर होती है उसको एंडोथीसियम कहते हैं, जो कि सिंगल लेयर होती है। और यहाँ पे जो एंडोथीसियम होती है वो जब आपका जो परागकोश है यानी ये वाला जो भाग है जब मैच्योर हो जाता है तो ये जब फटेगा तभी इसके अंदर के जो परागकण है वो बाहर निकल के आएंगे। तो इनको फटने में क्या है, एंडोथीसियम सहायता करती है। तो एंडोथीसियम की कोशिकाएं जो होती हैं जहां से ये फटना शुरू होती हैं, जैसे मान के चलिए कि ये वाला जो रीजन है यहाँ से परागकोश आपका फटेगा। तो यहाँ पे जो एंडोथीसियम की कोशिकाएं होती हैं ये थिन वॉल्ड होती हैं। थिन वॉल्ड यानी पतली भित्ति वाली होती हैं। उनकी जो दीवार है, जैसे मान के चलिए कि बाकी उसकी जो दीवार है वो मोटी है और यहाँ पे जो कोशिकाएं पाई जाएंगी उनकी दीवार पतली होती है। तो जब भी मैच्योरेशन हो जाएगा इस पूरे इस पूरे परागकोश का, तो ये जो पतली वाली कोशिकाएं हैं इनसे क्या है, क्योंकि इनकी दीवार पतली है तो इनसे वाटर रिलीज आसानी से हो जाएगा। वाटर रिलीज यानी जब पानी इनसे आसानी से बाहर निकल जाएगा तो ये क्या है, सिकुड़ जाएंगे यानी श्रिंक कर जाएंगे। सिकुड़ जाएंगी तो फिर यह क्या है, यहाँ पे एक होल बन जाएगा जहां से ये जो परागकण है ये बाहर निकल जाएंगे। यहाँ से ये बाहर निकल जाएंगे। तो एंडोथीसियम क्या है, जो परागकोश है उसकी फटने में हेल्प हेल्प करती है। मिडिल लेयर और जो टेप्टम होती है, मिडिल लेयर टेप्टम क्या है, मैच्योरेशन की फेज आते आते जब परागकोश आपका परिपक्व हो जाता है यानी उसके अंदर पर्याप्त लघु बीजाणु जो है वो बन जाते हैं, उस समय मिडिल लेयर भी नष्ट हो जाती है और टेप्टम भी नष्ट हो जाती है। और नष्ट होने के बाद जो भी मिक्सचर उसका बनता है उस मटेरियल से क्या है, जो लघु बीजाणु उसके अंदर पाए जा रहे हैं उनको पोषण मिलता है। तो मिडिल लेयर और टेप्टम दोनों क्या है, आपके पोषण में हेल्प करती हैं। लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि मिडिल लेयर पोषण दे रही है कि टेप्टम। टेप्टम का प्राइमरी काम पोषण देना ही होता है। अगर कभी पूछा जाता है तो केवल आपको टेप्टम का ही नाम लेना है, लघु बीजाणु को पोषण देने के लिए मिडिल लेयर का नाम नहीं देना है। लेकिन इतना आपको क्लियर रखना है कि जब भी एक परागकोश मैच्योर हो जाता है यानी एक परिपक्व जो परागकोश होता है, मैच्योर परागकोश यानी एंथर, उसमें क्या है 4 लेयर की जगह कितनी लेयर हो जाती हैं, 2 लेयर, क्योंकि उसमें केवल एपिडर्मिस और एंडोथीसियम ये दोनों ही शेष बची रह जाती हैं। और लास्ट की जो 2 हैं जिनको मिडिल लेयर कह रहे हैं, मिडिल लेयर और टेपिटम, ये दोनों क्या है, नष्ट हो जाते हैं। और
जो भी विकसित हो रहे लघु बीजाणु हैं या परागकण हैं, उनको क्या है पोषण देने का कार्य इसके द्वारा होता है। ये ब्लास्ट करने में हेल्प करती है, यानी परागकोश को फटने में हेल्प करती है। तो क्लास को एक बार फिर से रिवाइज की लेते हैं। लास्ट क्लास का जो क्वेश्चन था वो ये था कि जो फ्लावर हैं वो डार्क और व्हाइट कलर के क्यों होते हैं? तो डार्क कलर के जो फ्लावर होते हैं, चूंकि उनमें पॉलिनेशन दिन के समय होता है, इसलिए वो चटक यानी डार्क रंग के होते हैं, क्योंकि दिन में ये जो डार्क कलर होते हैं वो आसानी से विजिबल होते हैं एक इंसेक्ट के लिए। जो एक इंसेक्ट काफी ऊंचाई पे उड़ रहा होता है, उसे दूर से ही वो रंग दिखाई देता है। और जो फ्लावर आपके रात के समय खिलते हैं या जो जिनमें पॉलिनेशन रात के समय होता है, वो आपके व्हाइट कलर के होते हैं, क्योंकि जो भी डार्क रंग होता है वो मून लाइट में विजिबल नहीं होता है। मून लाइट में केवल सफेद रंग विजिबल होता है, इसलिए वो व्हाइट कलर के होते हैं। इसके बाद जो कोरोला होता है, कोरोला के लास्ट क्लास में एक काम बताया था कि वो कीटों को इंसेक्ट करता है, लेकिन एक दूसरा काम भी होता है कि ये एक प्लेटफॉर्म की तरह कार्य करता है, जो कि कीट को बैठने के लिए जगह देता है। कीट इस पे बैठेगा, उसके बाद ही क्या है, जो फ्लावर है वहां पे परागकण ले जाके दूसरे फ्लावर के वर्तिकाग्र यानी फीमेल पार्ट तक पहुंचाने का काम करेगा। इसके बाद लघु बीजाणु जनन की बात करते हैं। तो लघु बीजाणु जनन क्या है? लघु बीजाणु बनने की प्रक्रिया को लघु बीजाणु जनन कहते हैं। ये जो प्रोसेस होती है ये मेल पार्ट के अंदर होती है, और मेल पार्ट का जो मुख्य भाग होता है परागकोश यानी एंथर, इसके अंदर होती है। तो एक जो परागकोश होता है, जनरली एक परागकोश में दो पाली पाई जाती है, एक पाली ये हो गई और एक पाली ये हो गई। तो एक पाली में क्या है, दो विशेष संरचनाएं पाई जाती हैं। इन विशेष संरचनाओं को बोलते हैं लघु बीजाणु थाली। तो एक पाली में दो लघु बीजाणु थाली पाई जाती है। तो अगर किसी परागकोश में दो पालियां पाई जा रही हैं तो 2 गुणा 2, तो टोटल 4 पाई जाती हैं। तो ये क्वेश्चन कभी कभार पूछ लेते हैं, इस चीज को आप याद रखना ऑब्जेक्टिव में कि एक परागकोश में दो पालियां हैं या एक दो पालित परागकोश में कितनी लघु बीजाणु थालियां पाई जाएंगी। तो आपको ये याद रखना है कि एक पाली में चूंकि दो पाई जा रही हैं, तो उस केस में क्या है, 2 गुणा 2 यानी 4 हो जाएंगे। लेकिन अगर ऐसा सिनेरियो है कि जिसमें जो परागकोश है उसमें केवल एक पाली पाई जा रही है, तो उस केस में क्या है, उसमें केवल दो लघु बीजाणु धानी पाई जाएंगी। उसका उदाहरण होता है गुड़हल। गुड़हल में जब भी कभी आप गुड़हल का फूल देखिएगा तो उसमें आपको ये अलग से दो पालियां देखने के लिए नहीं मिलेगी, सिंगल पाली उसमें पाई जाती है। लघु बीजाणु धानी की बात करते हैं। तो लघु बीजाणु धानी क्या होती है कि जो परागकोश होता है उसके अंदर पाई जाने वाली एक विशेष संरचना होती है, जिसके अंदर लघु बीजाणु का निर्माण होता है। तो लघु बीजाणु धानी एक जगह की तरह मान के चलिए जहाँ पे लघु बीजाणु बन रहा है। लघु बीजाणु नाली की संरचना की बात करें तो एक जो मैच्योर लघु बीजाणु नाली होती है उसमें क्या है, 4 लेयर पाई जाती हैं। ऊपर वाली लेयर को एपिडर्मिस, हिंदी में बाह्य त्वचा कहते हैं। दूसरे नंबर की एंडोथीसियम यानी अंतःस्थिसियम, मिडिल लेयर यानी मध्य परत, टेपेटम यानी इसकी इंग्लिश और हिंदी दोनों समान है, टेपेटम ही बोलते हैं। एपिडर्मिस सिंगल लेयर होती है, एंडोथीसियम भी सिंगल लेयर होती है, मिडिल लेयर 2 से 5 लेयर तक पाई जाती है, और टेपेटम सिंगल लेयर होती है। इसमें से टेपेटम ज्यादातर पूछ ली जाती है कि टेपेटम का काम क्या होता है। तो विकसित हो रहे परागकण या लघु बीजाणु को पोषण देने का कार्य होता है। या इस तरह से पूछ लेंगे कि टेपेटम की कोशिकाएं लघु बीजाणु जनन में भाग नहीं लेती हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका लघु बीजाणु बनने में सहायता नहीं करती हैं? तो वो टेपेटम की कोशिकाएं हो जाती हैं। इसके बाद जो अंतःस्थिसियम है, अंतःस्थिसियम क्या है, जहां से परागकोश फटना होता है वहां पे इसकी दीवार, जो कोशिकाओं की दीवार है वो पतली हो जाती है। तो यहाँ से जब भी मैच्योर हो जाता है या परिपक्व हो जाता है परागकोश, तो उस समय क्या है, इसकी जो पतली भित्ति वाली दीवार है यानी जो थिन वॉल्ड है, उनसे क्या है, पानी निकलने लगता है, एवोपोरेट होने लगता है। उससे क्या है, ये कोशिकाएं श्रिंक कर जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं, और यहाँ से ये खिंचकर फट जाता है, और इसके अंदर जो भी परागकण भरे हुए हैं वो बाहर निकल जाते हैं। इसके बाद जो मैच्योर परागकोश होता है उसमें 4 लेयर की जगह 2 लेयर की बच जाती है। पहली एपिडर्मिस, दूसरी एंडोथीसियम। मिडिल लेयर और टेपेटम क्या है, मैच्योरेशन के साथ में नष्ट हो जाती है। बस इतना ही आप लोगों को
लघु बीजाणु धानी में याद रखना, और चित्र कैसे बनाया जाना है वो हमने आपको डिटेल से बता दिया है। इसको आप ध्यान से पढ़िएगा। उसके बाद अगली क्लास में आपसे डिस्कस करेंगे कि जो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस है या लघु बीजाणुजनन है, वो लघु बीजाणु धानी के अंदर कैसे होती है, कैसे परागकोश के अंदर लघु बीजाणु का निर्माण होता है, यानी परागकणों का निर्माण होता है। आज का क्वेश्चन ये है कि जो पुंकेसर होता है, पुंकेसर में ये वाला जो पोर्शन होता है इसको योजी कहते हैं, इंग्लिश में कनेक्टिव। तो कनेक्टिव का फंक्शन क्या होता है, ये क्यों पाया जाता है इसमें? भाई इसका तो समझ में आ गया है कि इसके अंदर परागकण बनेंगे, परागकण यानी पोलन, पोलन ग्रेन बनेंगे। अच्छा, एक क्वेश्चन और जोड़ देते हैं कि ये जो फिलामेंट होता है, फिलामेंट का फंक्शन क्या होता है? एक जो पुंकेसर है, पुंकेसर के 3 भाग पाए जाते हैं। एक इसको कह रहे हैं परागकोश, परागकोश ये डंडी वाला भाग, कुतंतु यानी फिलामेंट, और परागकोश फिलामेंट से जिस स्थान से जुड़ा हुआ पाया जाता है ये वाला स्थान, ये आपका योजी कहलाता है। तो परागकोश का तो समझ में आ गया है कि इसके अंदर परागकण बनते हैं। अगला जो क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ के जा रहे हैं वो ये है कि ये जो कनेक्टिव है यानी योजी है, और जो फिलामेंट है यानी जो कुतंतु है, इनका काम क्या होता है? इसका डिस्कशन अगली क्लास में करेंगे।